नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं एक बार फिर से हाज़िर हूँ ट्रू क्राइम अलर्ट में एक और क्राइम की स्टोरी के साथ में। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसमें थोड़ा-सा बस वक़्त लगता है। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि कहानियों का सिलसिला यूँ ही चलता रहे। आज की ये सच्ची घटना है। ये घटना है दिल्ली के उत्तम नगर की, सन 2015 की 22 नवंबर और सुबह का वक़्त होता है करीब 5:30 बजे। दिल्ली के उत्तम नगर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में उनके 3 बच्चे होते हैं और माँ-बाप, जो बड़ी बेटी थी वो उस समय करीब 15-16 साल की इसकी उम्र थी। वो हर रोज की तरह ही अपने घर से सुबह ही सुबह 5:30 बजे निकलती है और दूध लेने के लिए। और जब वो दूध लेने के लिए निकलती है तो थोड़ा-सा आगे गली में चलती है तो उसी वक़्त पीछे से एक कार आकर के उस लड़की के बराबर में आकर के अचानक से रुकती है। और उस कार के रुकते ही उसमें से 2 युवक निकलते हैं और उस लड़की के मुँह पे एक कपड़ा लगा दिया जाता है। अब लड़की के मुँह पे कपड़ा जो है डलते ही लड़की कब बेहोश हो जाती है और कब गाड़ी के अंदर उसे वो खींच लेते हैं, ये लड़की को खुद भी पता भी नहीं चलता, क्योंकि वो तब तक वो बेहोश हो चुकी थी। ख़ैर, जब लड़की की आँख खुलती है तो फिर लड़की दिल्ली के उत्तम नगर से काफ़ी दूर ग्रेटर नोएडा के एक जगह होती है, गाँव पड़ता है सलेमपुर। और सलेमपुर के खेतों में वहीं पे एक फार्म हाउस बना हुआ था, तो उस फार्म हाउस में कैद होती है। और जो है लड़की के आस-पास 3 वही वही जो 3 युवक होते हैं वो बैठे होते हैं। और लड़की की जब आँख खुलती है तो अचानक से वो उसे एहसास होता है कि उसके शरीर पे जो है कोई भी वस्त्र नहीं है, उसके कपड़े जो है उतार दिए गए थे। और जो लड़के थे वो बस इसी बात का इंतज़ार कर रहे थे कि कब उस लड़की को होश आए और वो जो अपनी जो दरिंदगी का जो खेल खेलना चाहते थे वो अपना खेल शुरू कर सकें। फिर लड़की को होश आता है तो लड़की अचानक से जब उठती है तो वो तीनों ही दरिंदे जो अब तक जो शराब पीने में लगे हुए थे वो बारी-बारी करके वो उस नाबालिग बेटी के साथ में दरिंदगी करने लगते हैं। और जब ये सिलसिला सिलसिला शुरू होता है तो फिर ये 1 दिन नहीं बल्कि 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन लगातार ऐसे ही चलता रहता है। वो हर रोज़ वो उस बेटी के साथ में बार-बार, बारी-बारी वो गैंग रेप करते और तमाम जो अपनी जो ज़रूरतों का सामान खाने-पीने का, जैसे वो शराब और रोटी सब्ज़ी आदि वग़ैरह ये सब कुछ बाहर लेने के लिए जाते, तो फिर वो उस फार्म हाउस को बाकायदा चारों तरफ से बंद करके जाते। और वो इस तरीके से उस लड़की को वो वहाँ पे कैद करके जाते जिससे कि यदि वो चिल्लाना भी चाहे तो कोई भी उसकी बाहर आवाज़ ना सुन सके। और चूँकि ये जो फार्म हाउस था ये खेतों में था, गाँव से काफ़ी दूर था, तो वहाँ पे उसके आस-पास ज़्यादातर किसी का कभी कोई आना-जाना भी नहीं होता था। ख़ैर, ये सब कुछ 13 दिन तक यूँ ही चलता रहा। हर रोज़ वो लोग बारी-बारी से उसके साथ में जो है दरिंदगी करते और ये सब कुछ होते-होते आखिरकार उस लड़की को वहाँ पे 13 दिन बीत चुके थे जब से वो वहाँ पे कैद थी। आखिरकार 13वें दिन होता ये है कि वो लोग रोज़ाना की तरह ही फिर से एक दिन शराब वग़ैरह लेने के लिए जाते हैं और उस दिन वो लोग भूल जाते हैं कि एक गेट उनसे खुला हुआ छूट जाता है। जब लड़की ये देखती है तो फिर वो खुश हो जाती है और वो सोचती है कि यही बस एक ऐसा वक़्त है जिस वक़्त मैं यहाँ से निकल सकती हूँ। वो लड़की वहाँ से निकल जाती है। ख़ैर, ये उसका बुरी किस्मत कहें या कुछ भी सही, वो लड़की वहाँ से थोड़ी दूर तक पहुँच पाई थी, दौड़ती हुई वो भागती हुई जा रही थी कि वो लड़के लौट के आ जाती हैं। और जब उनकी नज़र पड़ती है कि वो लड़की घर से भाग चुकी है, तो फिर वो लड़के तीनों भागते हैं और जब वो खेतों में उस लड़की को दौड़ती हुई देख लेते हैं तो फिर वो उसका पीछा करने लगते हैं। अब वो जो लड़की थी वो बाकायदा वो गाँव की तरफ भाग रही थी, ये शाम का वक़्त था और वो सोच रही थी कि यदि मैं इस गाँव तक पहुँच जाऊँ जिस गाँव का नाम सलेमपुर था, तो फिर हो सकता है कि मैं इन ये जो दरिंदे हैं इनके चंगुल से मैं यहाँ से बच के निकल जाऊँ। ख़ैर, लेकिन जब लड़के देखते हैं कि हम इसे भाग कर के पकड़ नहीं पाएँगे तो फिर वो लड़के उस लड़की के ऊपर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और उस लड़की के पहली जो गोली लगती है वो उसकी पीठ में लगती है और जब लड़की पीछे की तरफ जब पलट के देखती है, क्योंकि उसके गोली लग चुकी थी, तो फिर वो दूसरी गोली चलाती है। वो दूसरी लड़की उस लड़की के सीने में लगती है और जब वो लड़की ज़मीन पे एकदम से गिर जाती है
तो फिर उन तीनों दरिंदों को लगता है कि अब इसकी मौत हो चुकी है, तो वहीं पे पास में एक कुआं होता है। वो तीनों युवक वहां पे उस लड़की को उठा करके उस कुएं के अंदर डाल देते हैं। फिर जब फिर जब वो तीनों ही वो युवक उस लड़की को उस कुएं में डाल करके चले जाते हैं, तो फिर पूरी रात हो जाती है। वो लड़की उस कुएं के अंदर पड़ी हुई थी, करा रही थी, चीख रही थी, लेकिन वहां पे आसपास में कोई भी उसकी चीख पुकार सुनने वाला था नहीं। अब सुबह होती है। सुबह जिस खेत में ये कुआं था, उस खेत का मालिक एक अपने छोटे बेटे के साथ में अपने खेत पे टहलने के लिए आया हुआ था, और जो वो बच्चा था वो टहलते टहलते वो उस कुएं की तरफ पहुंच गया। जब वो कुएं की तरफ पहुंचा तो फिर उसे उसमें से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। तो जैसे कि बच्चों को अक्सर करके होता है, उसे लगा कि कुएं के अंदर कोई भूत है। उसने जो अपने पिता को आवाज दी कि पापा इस कुएं के अंदर भूत है, कुछ आवाजें आ रही हैं। तो जब उन्होंने उस बच्चे की आवाज सुनी तो वो दौड़ करके उस कुएं के पास आए। जब उन्होंने उसमें झांक करके देखा, जिस कुएं की गहराई करीब 30 फुट की थी, तो उन्हें उसमें दिखा कि उसमें कोई लड़की कोई पड़ी हुई है और बाकायदा वो करा रही है। तो फिर अब उन्होंने फिर वो जब ये सब कुछ देखा तो उनसे रुका नहीं गया। उन्होंने अपने गांव की तरफ वहीं से चीख चीख के जो है चिल्लाना शुरू कर दिया और गांव वालों से हेल्प मांगी। जब गांव वालों ने अपने गांव के एक युवक की ऐसे चिल्लाने की और पुकारने की आवाज सुनी, तो गांव के लोग भी उस खेत में जो जहाँ पे कुआं था उसकी तरफ दौड़ पड़े। जब गांव वाले उस कुएं के पास पहुंचे, तो जब उन्होंने ये मंजर देखा तो सभी सन्न रह गए। फिर गांव से जल्द आनन फानन में रस्सियां मंगाई गई। कुछ युवक उस कुएं के अंदर उतरे और उन्होंने जब उस लड़की को बाहर निकाला तो देखा कि उसके दो गोलियां लगी हुई हैं, एक पीठ में और एक आगे से सीने में। लेकिन फिर भी लड़की की अभी तक सांसें चल रही थी। लड़की अभी तक काफी खून बहने के बाद भी अभी तक जिंदा थी। फिर तुरंत पुलिस को जो है कॉल किया गया, पुलिस पहुंची। फिर उस लड़की को वहां से जो है ग्रेट जो नोएडा में एक हॉस्पिटल पड़ता है, सिद्धार्थ सॉरी यथार्थ हॉस्पिटल में जो लड़की को एडमिट कराया गया, जहाँ पर जो प्राथमिक उपचार के बाद में फिर उस लड़की को वहां से दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया गया, जहाँ पे उसका काफी दिनों तक उपचार चला। और जब वो लड़की ठीक हो गई तो फिर अपने घर पहुंची। खैर बाद में पुलिस ने उन तीनों युवकों को अरेस्ट कर लिया और उन पर बाकायदा केस चला। लेकिन बड़े ही अफसोसजनक बात तब होती है कि जब कुछ ही समय के बाद उन तीनों ही लड़कों को जो है जमानत पर रिहा कर दिया जाता है और वो बाकायदा अपने अपने घर लौट जाते हैं और अपनी जो है डेली की लाइफ को जैसे वो पहले जी रहे थे सेम उसी तरीके से वो जीने लगते हैं। दूसरी तरफ ये बेटी अपने घर तो पहुंच गई थी, लेकिन अपने घर पहुंचने के बाद में इसके पिता ने की जब इस परिवार को जो सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब इस बेटी को सबसे ज्यादा जरूरत थी अपने पिता की, उस वक्त में इसका पिता भी इन लोगों को छोड़ करके किसी और अन्य महिला के साथ में घर से भाग जाता है और इन्हें इनके हाल पे छोड़ के चला जाता है। उधर जो वहाँ के जो लोग थे, जो समाज के जो लोग थे, वो भी इन इस बेटी को और जो इसकी माँ, इसके छोटे भाई बहन सबको एक अलग ही दृष्टि से देखने लग जाते हैं। इस लड़की को इतना ज्यादा इस सब का सदमा लगता है कि 2015 से अभी तक इतना टाइम हो गया, लेकिन अभी तक ये बेटी सदमे से बाहर नहीं निकल पाई है। और खैर अभी ये केस जो है जो दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है, लेकिन इन्हें हर सुबह इन्हें बस एक ही इंतजार होता है और वो इस चीज का कि कब कोर्ट में फैसला आए और उन दरिंदों को एक जो है ऐसी एक कोई कठोर सजा सुनाई जाए जिससे कि इस बेटी को न्याय मिल सके। लेकिन बड़ी अफसोसजनक बात है कि अभी तक उन वो दरिंदे बाकायदा बाहर है और जमानत पे रिहा चल रहे हैं, अपनी अपनी जो है लाइफ को जी रहे हैं। लेकिन इधर ही इस बेटी की उस समय जो 8th क्लास में पढ़ रही थी, इसकी भी पढ़ाई छूट जाती है। उसके दोनों वो छोटे जो भाई बहन थे उनकी भी पढ़ाई छूट जाती है, क्योंकि घर में और कोई कमाने वाला था नहीं। अब जो जिंदा रहना है तो फिर 2 वक्त की रोटी का भी जुगाड़ करना ही पड़ेगा। तो माँ जो थी वो बेचारी घरों में झाड़ू पोछे का काम उन्होंने शुरू किया और वो बस वही झाड़ू पोछा करके अब इस परिवार का जो खर्चा चलाती है। बड़ी बेटी है वो आज तक भी इतने सदमे में है कि वो अभी तक घर से बाहर नहीं निकलती है। यदि निकलती है तो उसकी आंखों से सिर्फ आंसू, और वो उस दिन के मंजर को याद करके आज भी सशक्ति रहती है। और जो हमारी समाज है
वो उसे सहारा देने की जगह उन्हें एक अलग ही दृष्टि से आज भी ऐसे देखा जाता है कि जैसे वो पीड़िता तो है ही, पता नहीं जाने उन्होंने कौन सा समाज के लिए क्या ऐसा कर दिया, जिस समाज को उन्हें सहारा देना चाहिए वो उन्हें एक ऐसी गलत दृष्टि से आज भी देखते हैं। तो बड़े ही अफसोसजनक ये कहानी है और इस कहानी का न जाने कब अंत होगा और उस उन जो वो दरिंदे हैं उन्हें न जाने कब सजा मिलेगी। जब उन्हें सजा मिलेगी तभी शायद इस बेटी के साथ में एक इंसाफ हो पाएगा और उसका जो सदमा है उसमें थोड़ी बहुत कुछ कमी आएगी, उसे भी कुछ खुशी महसूस होगी। खैर ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है, फिर से मिलते हैं किसी एक और ऐसी सच्ची ट्रू क्राइम अलर्ट में, एक और किसी सच्ची स्टोरी के साथ में। फिर से बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मेरा भी थोड़ा सा मन हुआ करे ऐसी कोई स्टोरी डालने का। नहीं तो फिर बस यूं ही लगता है कि क्या ही फायदा है, कोई फॉलो करता ही नहीं है तो फिर स्टोरी बनाने से ही क्या फायदा। खैर चलिए, अपना काम है वो मैं करता रहूंगा, बाकी की आपकी मर्जी, आप फॉलो करें ना करें, मेरा तो बस ये है कि कहने रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। फिर से मिलते हैं किसी एक और सच्ची घटना के साथ में। जय हिंद, जय भारत।